This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेड 4 साइंस का यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, ज़मीन और उसके ज़राए। रिसोर्स असबाब को भी कहते हैं, ज़राए को भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे अर्थ, उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स, और फिर एंड के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को। वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आज सबसे पहला लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ के बारे में है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं। अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ के ऊपर लाइफ मौजूद है। लाइफ की मौजूदगी की वजह क्या है? क्योंकि इस पर लाइफ के मौजूद होने के लिए रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अर्थ इज़ लाइक ए होम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ज़मीन जो है वो एक घर की तरह है। फिर चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब के लिए लाइफ मौजूद है, पॉसिबल है अर्थ पे। एंड द रीज़न इज़ कि इस पे रहने के लिए वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उन तमाम रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि ये रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? क्या ये ज़मीन से हासिल होते हैं, समंदर से हासिल होते हैं या फिर हवा से हासिल होते हैं? बेसिकली ये चैप्टर इन्हीं असबाब, इन्हीं रिसोर्सेज के गिर्द घूमता है। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, जिसमें सबसे पहले फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अर्थ इज़ अ प्लैनेट।
जहाँ पर हम इस वक्त रह रहे हैं। एंड वी हैव ऑल रिसोर्सेस टू लिव हेयर। सबसे पहले अर्थ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालेंगे। अगर हम अर्थ को देखें, इसका ग्लोब ऑफ अर्थ देखें, मैप देखें, नक्शा देखें, तो हमें पता चलेगा कि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आपको ब्लू नज़र आता है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका ग्रीन या खाकी नज़र आता है। ये जो अर्थ का ब्लू एरिया है, या जिसे हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वाटर को। और जो थोड़ा स्मॉल एरिया है जो कि हम ग्रीन या ब्राउन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ड्राई लैंड है। सो अर्थ के ऊपर अभी तक हमने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, एक तो वाटर एंड अदर इज़ लैंड, ड्राई लैंड। द थर्ड वन, जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वो है एयर। सो अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। देयर इज वाटर ऑन अर्थ, ड्राई लैंड, एंड द थर्ड वन इज एयर। चूँकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की, तबई खसूसियात, ज़ाहिरी खसूसियात की बात की जा रही है, तो सबसे पहले देखेंगे वाटर। वाटर इज अबाउट 71% ऑफ अर्थ्स सरफेस। पानी ज़मीन पर 71% है। अर्थ सरफेस का 71% पानी ने कवर किया हुआ है। यही वजह है कि हम बाज़-औक़ात अर्थ को ब्लू प्लैनेट का नाम भी देते हैं। लैंड की बात करेंगे, खुश्क हिस्से की बात करेंगे, पानी के अलावा जो ज़मीन का हिस्सा है, अर्थ का हिस्सा है, उसकी बात करेंगे, तो 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ लैंड। अर्थ का 29% खुश्क ज़मीन है। और इस खुश्क ज़मीन का 11% काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, फसलें उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़ जो कि अर्थ पर मौजूद है वो एयर है, हवा। एयर इज़ इनविजिबल। हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। एंड इट्स प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन में, ज़मीन के इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। अगर हम कहें कि ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द हवा ने एक कंबल की तरह ज़मीन को लपेटा हुआ है, अर्थ को लपेटा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। लेकिन
क्या ये हवा सिर्फ अराउंड द अर्थ है? नो, एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल as well as in water. एयर सॉइल में भी मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, और इसके अलावा पानी के अंदर भी मौजूद है. Dear teachers and students, as you know, सॉइल में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वाटर के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जानदार मौजूद हैं. सॉइल में लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया. इसके अलावा रेप्टाइल्स में आ जाते हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स, और इसके अलावा फ्रॉग्स और बहुत से टाइप के रेप्टाइल्स हैं, वॉर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं. मिट्टी के अंदर से आपने केंचुए निकलते हुए देखे होंगे, मिट्टी के अंदर आपने सांप निकलते हुए देखे होंगे. तो क्या मिट्टी के अंदर सॉइल में अगर वो मौजूद हैं तो वो कैसे सांस ले रहे हैं? सॉइल में मौजूद एयर के थ्रू वो सांस लेते हैं. सो जहाँ जहाँ लाइफ है वहाँ हवा का होना, एयर का होना ज़रूरी है. वाटर आबी हयात, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, पानी के अंदर जो मौजूद हैं, मछलियाँ हैं, न्यूमरस टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ पर सांस ले रहे हैं. उनके सांस लेने के लिए भी हवा का मौजूद होना ज़रूरी है. सो एयर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वाटर. बेसिकली एयर is a combination of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other gases. एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड यू आर वेल अवेयर कि ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हुए हम सांस लेते हैं. रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं, सांस लेने के अमल के दौरान, सादा अल्फाज में. सो एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ गैसेस. पानी तो आपको नज़र आता है, ड्राई लैंड भी आपको नज़र आ रही है. हवा के बारे में हमने कहा कि हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ इनविजिबल. एयर नज़र नहीं आती. आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है 7.1 जिसमें ये दिखाया गया है कि हवा मौजूद है. उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है
एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक बॉटल, और आपको उसके ढक्कन में, लिड में एक सुराख करना है छोटा सा, विद द हेल्प ऑफ हॉट नेल। एक कील को आपने गरम करना है और उसकी मदद से उसके लिड में, ढक्कन में सुराख कर लेना है। इसी तरह से आप एक और सुराख बनाएंगे बॉटम ऑफ द बॉटल में। एक साइड पे लिड लगता है, आपको पता है, बॉटल में, और दूसरी साइड पे वो जो उसकी बॉटम है, दूसरी साइड, उधर आप सुराख कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप फिक्स करेंगे ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द लिड ऑफ द बॉटल। किसी टेप की मदद से आप वो कागज़ का जो पीस है उसका एक सिरा ढक्कन के साथ चिपका देंगे और दूसरा सिरा जो है कागज़ का, पेपर का, उसे आज़ाद छोड़ देंगे। उसे आप नहीं चिपकाएंगे किसी भी जगह पे। उसके बाद आप जो बॉटल का माउथ है, जहाँ पे लिड लगा हुआ है, वहाँ एक बैलून को फिक्स कर देंगे। जब आप उस बैलून को वहाँ पे फिक्स कर देंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे, बैलून का वो साइड जहाँ से हवा भरी जाती है वही आप उस ढक्कन के ऊपर फिक्स कर देंगे। उसके बाद आप बॉटल को बार बार रिपीटेडली प्रेस करेंगे, दबाएंगे। जब आप बॉटल को दबाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंड द ऑब्जर्वेशन इज कि जो गुब्बारा है, बैलून है, वो फूल जाएगा, उसके अंदर हवा भर जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हवा हर जगह मौजूद है। आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन जब आपने बॉटल को प्रेस किया बार बार, तो हवा उस बॉटल के थ्रू, उस लिड के थ्रू बैलून तक पहुंच गई और उसने उसको फैला दिया या फिर फुला दिया। अब हम इस एक्टिविटी के बाद मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, सम अप करते हुए यहाँ तक कि अर्थ की जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा है, वो 3 चीज़ें हमने देखी हैं अभी। इस पर वाटर मौजूद है, इस पर ड्राई लैंड है, एज वेल एज इस पे एयर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अभी हमने इसकी परसेंटेज देखी है। 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। ज़मीन का 71% पानी है। अब ये जो 71% वाटर है, उसमें से भी 97% जो वाटर है वो ओशंस में है। पानी का बड़ा हिस्सा किस फॉर्म में मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, समंदर की फॉर्म में मौजूद है। एंड द रिमेनिंग 3% इज इन द फॉर्म ऑफ अदर वाटर
रिसोर्सेज। बकाया का 3% जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ वाटर है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं एंड लेक्स हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपकी अर्थ का 71% जो है अर्थ सरफेस वो वाटर है। उस ये जो पानी की एक पूरी परसेंटेज है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 93% वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो ओशन की फॉर्म में है एंड द रिमेनिंग 3% दूसरे रिसोर्सेज की फॉर्म में वाटर मौजूद है, जस्ट लाइक ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स। चूँकि आपकी बुक के अंदर इनका तस्करा है, ओशंस का, रिवर्स का, ग्लेशियर्स का, स्ट्रीम्स का, लेक्स का, तो हम वन बाय वन इनकी भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओशंस की तरफ, जिसका भी हमने कहा है कि टोटल जो अर्थ के ऊपर वाटर मौजूद है वो उसका बड़ा हिस्सा ओशंस की फॉर्म में है। 97% वाटर जो है वो ओशंस में है। ओशंस, they are very large bodies of salt water। मेरे बताए हुए सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर। ओशंस जो हैं ये नमकीन पानी के बड़े बड़े ज़राए हैं। एक वर्ड यूज़ करूँगी, रेजरवायर, ज़ख़ीरा है ये पानी का। इन्हें उर्दू में बहर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पानी इनमें होता है। ये पानी का बड़ा ज़ख़ीरा यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। ये एग्ज़ाम्पल्स के लिए हैं कि ओशंस, देयर आर 5 ओशंस, लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल के लिए 2 काफ़ी हैं। पैसिफिक ओशन है, नाम सुना होगा आपने, बहरुल काहिल। इंडियन ओशन, बहरे हिंद का नाम आपने सुना हुआ है। नेक्स्ट है सीज। आपने सी का नाम भी सुना हुआ है, उन्हें भी आप समंदर कहते हैं। सी कंपैरेटिवली छोटे होते हैं ओशन से। दे आर स्मॉलर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑफन कनेक्टेड टू ओशंस। सीज जो हैं ये ओशन से साइज में छोटे होते हैं और ये उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, और यूजुअली आमतौर पर ये एजेस ऑफ ओशंस पे होते हैं, ओशंस के किनारों पे। ये जो वाटर बॉडीज़ हैं या पानी के ज़राए हैं, ये ओशंस के किनारों पर मौजूद होते हैं। होता ये भी सॉल्टिश ही वाटर है। नमकीन पानी के ये भी ज़राए हैं, ये भी नमकीन पानी की बॉडीज़ हैं, लेकिन ये उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और इनको उर्दू में बहीरा कहा जाता है। ओशंस आर बहर, उनको बहर कहा जाता है, इनको बहीरा कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए सिर्फ बता देती हूँ आपको, मेडिटरेनियन सी है, बहरा रोम, कैरेबियन सी है एंड ब्लैक सी, बहरा अस्वद। ये कुछ जो हैं
सीज हैं। अगली वाटर बॉडी की तरफ चलते हैं तो वो है लेक्स, झीलें जिन्हें आप कहते हैं। दीज आर बिग एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर सराउंडेड बाय लैंड। पहले जो दो हमने वाटर सोर्सेस देखे हैं वो सॉल्ट वाटर के थे, लेकिन अब ये जो लेक्स हैं ये काफ़ी बड़े एरियाज हैं फ्रेश वाटर के, जिन्हें लैंड ने सराउंड किया होता है, ज़मीन ने घेरा होता है। जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में झील सैफुल मलूक है, इस तरह और भी देयर आर लॉट ऑफ लेक्स इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड। आगे चलते हैं तो रिवर्स। रिवर्स क्या हैं? दरिया। वो भी लॉन्ग फ्लोइंग बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर हैं, ताज़ा पानी के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं। ये भी लॉन्ग फ्लोइंग है, बहुत लंबे। आपने दरिया देखे हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कहाँ कहाँ तक फैले होते हैं। आपके पंजाब के अंदर जो दरिया हैं, यू आर वेल अवेयर कि वो कितने लंबे लंबे हैं। सो दे आर लॉन्ग चैनल्स, लॉन्ग फ्लोइंग बॉडीज़, बहते हुए फ्रेश पानी के ये लंबे लंबे ज़खायर हैं। जैसे चनाब रिवर है, झेलम रिवर है, आप इन नामों से डेफिनेटली अवेयर होंगे। सो दीज आर आल्सो फ्रेश वाटर बॉडीज बट दे आर लॉन्ग फ्लोइंग। उसके बाद स्ट्रीम्स आ जाती हैं, नदियाँ, जो कि छोटी और कंपैरेटिवली टू रिवर ये नैरो रिवर्स होते हैं। आम जो दरिया हैं उनके मुकाबले में ये नैरो होते हैं, इतने ज़्यादा वाइड नहीं होते, ये ज़्यादा घेरा नहीं होता इन्होंने, इनका घेराव कम होता है। नेक्स्ट ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स जाइंट, बहुत बड़े, स्लो मूविंग, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने वाले रिवर्स हैं। लेकिन ये बाकी रिवर्स से कैसे डिफरेंट हैं? दे आर मेड ऑफ आइस, ये बर्फ़ से बने होते हैं। ये डिफरेंस है इसका और आम रिवर्स का। सो ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत बड़े, स्लो मूविंग, इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। दरिया का पानी तो बहुत स्पीड से दौड़ता है, लेकिन चूँकि ये बर्फ़ होती है, आइस होती है, तो ये बहुत स्लो स्लो मूव करती है। वाटर भी इसके अंदर होता है, बट मेजर पार्ट ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। वो आइस की, बर्फ़ की सूरत में मौजूद होता है। सो आपकी बुक के अंदर चूँकि इनका तज़किरा था तो थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाटर बॉडीज़ जो हैं ये कौन कौन सी हैं और ये किस तरह की होती हैं। नेक्स्ट, वाटर की मूवमेंट के बारे में बताया है आपकी बुक के अंदर। जो पानी है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, एक फ्लो शीट डायग्राम मैंने बना दी है इस लेक्चर के अंदर, जो कि आपकी बुक के 71 पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर रही है वाटर की मूवमेंट को, कि जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, ये
एडअप होता है, शामिल हो जाता है दरियाओं और स्ट्रीम्स में, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में, दरियाओं में और नदियों में, और वहाँ से ये मूव करता हुआ लेक्स, झीलों में चला जाता है और फाइनली टूवर्ड्स ओशन, समंदरों में चला जाता है। इसी तरह से जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने के बाद जब टेम्परेचर राइज होता है, दर्जा हरारत बढ़ता है, तो वो बर्फ़ पिघलती है। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उससे बनने वाला पानी दरियाओं में शामिल होता है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, एंड देन फाइनली चला जाता है टूवर्ड्स लेक्स एंड ओशंस। तो आइदर पानी बारिश का है या वो स्नो मेल्ट से है, बर्फ के पिघलने से है। वो पहले दरियाओं और नदियों में जाएगा और फिर उन दरियाओं और नदियों से वो झीलों में जाएगा, लेक्स में, और लेक से होता हुआ फिर वो ओशंस में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर की मूवमेंट होती है डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के दरमियान, और यूं पानी ओशंस में शामिल हो जाता है और अल्टीमेट जो उसकी डेस्टिनी होती है वो ओशंस होते हैं। दैट्स वाई ओशंस का जो साइज़ है कंपैरेटिव टू अदर वाटर बॉडीज़ वो ज़्यादा बड़ा होता है। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेस, जिसमें हमने अर्थ और उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह we will learn about natural resources found on earth. Thank you very much.